Hello everyone, before starting the video, please go through the disclaimer. This video is for educational purposes only. आज हम JIB पेपर 1 के मॉड्यूल बी में यूनिट 14 यानी मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे. मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग 4 फंक्शंस. पैसा मतलब जो पैसा है वो क्या 4 कार्य होते हैं उसके. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स. मीडियम एक्सचेंज आपका मतलब पता है कि किसी भी विनिमय के लिए, किसी भी प्रकार के विनिमय के लिए इसको एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. मेजर ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ की कीमत तय करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. आई स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, कि अगर इसको संयंत्र करके रखा जाएगा तो इसकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या वैल्यू होगी. एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स. डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए EMI से, कि एक स्टैंडर्ड इसको माना गया है EMI पेमेंट के लिए, या फिर वो पीरियड जो कुछ समय बाद, वो पेमेंट जो कुछ समय बाद करना है. इसको बोलते हैं डिफर्ड, यानी डिफर्ड टाइम से डिफर करना. फिजिकल एसेट्स आर प्राइस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड आर एक्सचेंज यूजिंग मनी. मीडियम एक्सचेंज को क्लियर किया गया है कि ऐसे भौतिक प्रतिभूतियां जो कि जिनकी जिनकी कीमत पैसे से तय की जाती है और पैसे के हिसाब से उनका एक्सचेंज किया जाता है. भाई आप कोई सामान खरीदते हो, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो तो उसके लिए कीमत देते हो ना, वो पैसे से काम हो रहा है. मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब दिया गया है मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस, कि किसी भी चीज़ की कीमत तय करता है कौन, पैसा तय करता है. स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम कैन बी हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड यूज टू फाइनेंस फ्यूचर पेमेंट्स. ये कहा गया है कि इसको कुछ समय के लिए अपने पास रख सकते हो और फ्यूचर में जो भी आपको वित्तीय सहायता चाहिए हो या फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, अग्रीड मेजर ऑफ फ्यूचर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स. मतलब एक लोन भी तो तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसीलिए मैंने EMI का एग्जांपल आपको दिया था कि इसको पहले मान लिया जाता है कि हम हर महीने आपको 500 रुपये या 1000 रुपये 2000 रुपये देंगे, तो वो क्या हो गया, डिफर्ड पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट हो गई. मनी सप्लाई. मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट एनी गिवन पॉइंट. मनी सप्लाई का अर्थ क्या है कि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा अवेलेबल है. मेजर ऑफ मनी सप्लाई, सबसे कॉमन 4 मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के, ये आप देखिए, ध्यान कर लीजिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है. नैरो मनी क्या है, ब्रॉड मनी क्या है, ये सब पूछा जाता है. तो नैरो मनी क्या है, M1 से डिनोट किया जाता है नैरो मनी को. ये लिख लीजिए चाहे कहीं तो, या इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं आप ऐसे ही. नैरो मनी का मतलब है M1. ये वो इसको टोटल किसका पैसा है, ये करेंसी विद द पब्लिक, ऐसा पैसा जो पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI. अभी हम नैरो मनी की बात कर रहे हैं, तो ठीक है. नैरो मनी मतलब, नैरो मतलब छोटा माना जाता है ना, तो इसको ये समझ लीजिए, वो करेंसी जो पब्लिक के साथ है वो नैरो मनी में आ जाएगी, प्लस डिमांड डिपॉजिट. बैंकिंग सिस्टम में जो भी बैंक, आप लोग को पता है बैंकिंग सिस्टम में 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट. तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, तुरंत वाला, कि इसकी जब डिमांड की जाएगी तब पेमेंट होगा. जो कासा है आपका, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, या जो 1 मंथ से कम का समय बचा है जिसकी मैच्योरिटी में, उन सबको डिमांड डिपॉजिट मानते हैं. तो बैंकिंग सिस्टम का सारा डिमांड डिपॉजिट, प्लस जो भी करेंसी पब्लिक के साथ है, और प्लस जो भी डिपॉजिट RBI के पास है, RBI के साथ दिया गया है, ठीक है, ये सारा मिलाकर नैरो मनी बनाता है. फिर आते हैं M2 पे. M2 क्या होता है आपका, M1 जो मतलब नैरो मनी है, प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. पोस्ट ऑफिसेज में, सेविंग बैंक में जो भी डिपॉजिट है उसको अगर हम नैरो मनी में जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं M2. फिर आते हैं M3 पे. M3 क्या है, ब्रॉड मनी. ब्रॉड मनी में भी नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट. नैरो मनी में देखिए हमने डिमांड डिपॉजिट लिए थे ना, अब हम टाइम डिपॉजिट भी ले रहे हैं. इसमें अभी पोस्ट ऑफिस M3 में नहीं ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा. ब्रॉड मनी में पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स को नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो M2 में ले रहे हैं. फिर आते हैं M4 पर. M4 क्या है, M4 मतलब होता है M3. मतलब M3 का मतलब क्या होगा, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद RBI, टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSCs. अब यहाँ पर M4 में आपने पोस्ट ऑफिस भी ऐड कर लिया है, समझ गया. मतलब M1 में करेंसी पब्लिक हो गया, पब्लिक के साथ जो करेंसी, RBI के साथ जो डिपॉजिट और जो डिमांड डिपॉजिट है वो हो गया. M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक हो गया. फिर आते हैं ब्रॉड मनी यानी M3. M3 में क्या हुआ, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम का हो गया. और M4 में क्या, M4 में सब कुछ हो गया, M3 भी आ गया उसमें पूरा, और डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आ गया, बस NSC नहीं आया. और लास्ट में आता है रिजर्व मनी यानी M0. इसमें क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब टोटल करेंसी कितनी सर्कुलेट हो रही है मार्केट में, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI. तो M0 यानी कि रिजर्व मनी, आपका नाम ही में रिजर्व आ गया. अब रिजर्व आ गया तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात होगी पूरी, समझिए, समझ लीजिए इसको, कॉन्सेप्ट को. जब रिजर्व मनी नाम है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी इन सर्कुलेशन कौन सी करेंसी होगी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलेट कर रखी होगी.
और बैंक का डिपॉजिट क्या होगा, वो आरबीआई के साथ होगा, और अदर डिपॉजिट आरबीआई के साथ। तो कुल मिलाकर आरबीआई की सारी करेंसी को ऐड करके उन्होंने रिजर्व मनी यानी M0 की संज्ञा दी है। करेंसी विद पब्लिक इज करेंसी इन सर्कुलेशन लेस कैश हेल्ड बाय बैंक। इन्होंने करेंसी इन पब्लिक का मतलब बताया है कि पब्लिक के साथ करेंसी है, उसका मतलब क्या है, जो सर्कुलेशन में पूरी करेंसी है उसमें से अगर बैंक की करेंसी को माइनस कर दिया जाए जो बैंक के साथ है। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स ऑल लाइबिलिटीज विच आर पेबल ऑन डिमांड एंड दे इंक्लूड करंट डिपॉजिट्स, डिमांड लाइबिलिटीज, portions of saving bank deposits, margin held against letter of credit guarantee, balances in overdue fixed deposit, cash certificate and cumulative recurring deposit। इन सबको डिमांड डिपॉजिट बताया गया है कि इनमें से क्या क्या डिमांड डिपॉजिट है, वो सारी चीज़ें बता दी गई। ये आपको वैसे ही पता होगा, अगर आप जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतने टाइम से बैंक में हैं तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ें पता होंगी। Time deposits are those which are payable otherwise than on demand and include fixed deposit, cash certificate, cumulative and recurring deposit, time liabilities, portion of saving bank deposit। तो टाइम डिपॉजिट इन्होंने ये कहा, क्या कहा है, एफडी आदि को टाइम डिपॉजिट में माना जाता है। आगे देखिए उन्होंने ये पूरा उसको चार्ट के फॉर्म में भी दिया है, मनी सप्लाई M3 और इसमें मनी सप्लाई में सोर्स साइड और कंपोनेंट साइड, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद आते हैं इन्फ्लेशन पर। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Inflation refers to a sustained rise in general level of prices of goods and services in an economy over a period of time। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, सतत तरीके से कीमतों में धीरे धीरे जो बढ़ोतरी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है कि परचेजिंग पावर में कमी आती है। भाई आपकी जो खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्यों, अगर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन्फ्लेशन के मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स यानी प्रभाव भी होते हैं, निगेटिव प्रभाव भी होते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। कैसे, अनसर्टनिटी अबाउट फ्यूचर। इन्फ्लेशन का निगेटिव इफेक्ट क्या बताया गया है कि फ्यूचर का पता नहीं होता। अगर एक बार इन्फ्लेशन शुरू हो गया तो अनसर्टनिटी हो जाता है, संशय हो जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो इसलिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग दोनों कम हो जाते हैं। भाई अगर आपकी कीमतें बढ़ रही हैं धीमे धीमे तो इन्वेस्टमेंट अपने आप ही लोगों का कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन में लीड टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स। उसकी वजह से क्या होता है, जब कीमतें बढ़ गई तो अब उतनी ज़्यादा खरीद तो हो नहीं रही है, तो क्या हो गया, प्रोडक्शन भी धीमे धीमे गिरने लगा। जब प्रोडक्शन गिर जाएगा तो गुड्स की जो मार्केट में वो शॉर्टेज तो हो ही जाएगी ना, और जब शॉर्टेज आएगी तो समझ लिए कीमत और बढ़ जाएगी एक तरह से देखा जाए तो। पॉसिबल इफेक्ट्स इंक्लूड अ मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन एंड डेब्ट रिलीफ बाय रिड्यूसिंग द रियल लेवल ऑफ। पॉजिटिव इफेक्ट क्या बताया गया है, बट निगेटिव इफेक्ट तो बता दिया। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसका, कि जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो कम होता है धीमे धीमे, और जो कर्ज है वो भी धीमे धीमे कम हो जाता है। मतलब रियल जो डेब्ट है, जो कर्जा है, वो भी धीमे धीमे कम होता है। क्यों, इन्फ्लेशन से ये देश को फायदा होता है, इकोनॉमी को। कॉसेज ऑफ इन्फ्लेशन दो दिए गए हैं, या आपने पहले ही पढ़े होंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड मतलब मांग होता है, पुल मतलब क्या होता है, खींचना। तो जब मांग बढ़ती है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसको बोलते हैं डिमांड पुल। ये बहुत मतलब मैं आपको बिल्कुल साफ भाषा में समझा रहा हूँ ये चीज़। और कॉस्ट पुश क्या होता है कि कीमत बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ जाना, तो ये हो गया कॉस्ट पुश। ये ऐसे इतना याद कर लीजिए, बाकी भी डिटेल में आगे पढ़ते हैं। डिमांड फुल इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है, जब ओवरऑल डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाती है। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल इंक्रीजेज द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इफ एग्रीगेट सप्लाई डज नॉट फॉलो सूट प्राइस राइजेस। उन्होंने ये कहा है कि जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा और डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए उतनी सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है तो कीमत बढ़ जाएगी। भाई वही चीज़ें, भाई फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर रिलीज़ होती है, ठीक है, अब पिक्चर देखने सब जाना चाह रहे हैं, सबके पास पैसा भी है, तो वहाँ आप टिकट तो मान लीजिए 100 ही अवेलेबल है, तो अभी जो टिकट आपका 200 रुपये का बिक रहा था वो ब्लैक होकर 400-500 का हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। अब डिमांड बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा है खरीदने के लिए, सप्लाई तो लिमिटेड है। अब सप्लाई जब लिमिटेड है या कम हो गई है तो प्राइस बढ़ गया। इस इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस का पुल हो जाना यानी बढ़ जाना, जो इन्फ्लेशन है उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कॉस्ड बाय सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स और सर्विसेज वेयर नो सूटेबल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। मतलब ऐसा इन्फ्लेशन जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, और उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी उपलब्ध ना हो। तो ऐसे मान लीजिए सिर्फ एक ही पिक्चर लगी हुई है और कोई पिक्चर लगी ही नहीं है, तो ऐसे में क्या हो गया, डिमांड मतलब
मतलब प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, ठीक है, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, तो अब ऐसे में वो चीज़ बिकी महंगी रही है, एक तो महंगी बिक रही है चीज़, ऊपर से उसका कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट, जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से जब कीमत बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसलेट द हायर कॉस्ट इनटू हायर आउटपुट। जैसे तेल के प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हो गया, अब तेल की जब कीमतें बढ़ गई हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन कॉस्ट में फ़र्क आ जाएगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा कीमत का, जो भी प्रोडक्ट है उसका। व्हेन आउटपुट डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ कॉस्ट प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर्स, क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस इतना, मतलब कॉस्ट इतनी प्रोडक्शन बढ़ जाती है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपना प्रोडक्शन गिराना पड़ता है। मतलब जो पहले अगर वो दिन की 100 यूनिट बना रहे थे, तो अब वो केवल 80 यूनिट बना पा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो गया, इतना मार्जिन नहीं उनके पास। तो जब जब प्रोडक्शन उन्होंने कम किया तो सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। इसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर से ये समझ लीजिए, डिमांड बढ़ने पर जब कीमत बढ़े तो डिमांड पुश इन्फ्लेशन, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने पर जब कीमत बढ़े तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों में कीमतें बढ़ रही, लेकिन रीजन अलग अलग है। मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन डिनोट्स अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, द जनरल लेवल प्राइस इज मेजर्ड बाय प्राइस इंडेक्स। देखिए, इसके लिए अब आप बात कर रहे हैं डब्ल्यू पी आई वगैरह पढ़ते हैं ना, उसकी बात हो रही है कि जो इन्फ्लेशन है वो जब बढ़ेगा तो चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो इसके लिए इंडेक्स तैयार करी गई है। अब प्राइस इंडेक्स इज अ वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटिव टू देयर प्राइस इन सम डेजिग्नेटेड बेस ईयर। एक बेस ईयर बनाया गया, ऐसे तो 10 जैसे 11-12 बनाया गया था WPI-CPI के लिए। तो क्या होता है कि बेस ईयर बना दिया गया, उसके हिसाब से उसमें पर्टिकुलर बास्केट है, बास्केट मतलब कि उसमें कई प्रोडक्ट्स डाल दिए गए हैं WPI-CPI दोनों में, और उनकी कीमतें जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो उनको हम बेस ईयर, यानी बेस ईयर से जब कंपेयर करते हैं हमको पता चलता है कीमतों में क्या इजाफा हुआ है। इन्फ्लेशन मेजर करने का यही तरीका है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस इंडाइसेस आर, before we discuss price indices, please subscribe to the channel and share this video with maximum of your friends so that everyone can get the benefit. The most important price indices क्या क्या हैं, CPI, WPI, GDP इन्फ्लेटर, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड GDP डिफ्लेटर। अब पहले बात करते हैं CPI की। CPI रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता की बात हो रही है, तो ये घरेलू स्तर पर यानी हाउस होल्ड लेवल पर जो चेंज इन प्राइस हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बास्केट तैयार की गई है, मतलब उसमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज डाले गए हैं और उनके प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है बेस ईयर से। ये कौन करता है, NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये करता है। इसका डेटा ये मंथली बेसिस पे निकालता है, हर मंथ निकालता है। और ये जो है एक CFPI यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी, देखिए हाउस होल्ड लेवल की बात हो रही है तो फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए, हाउस होल्ड्स के लिए। तो ये CFPI का भी डेटा पब्लिश करता है, जिसका फुल फॉर्म है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में नॉलेज मिलती है। कंज्यूमर्स की बात हुई तो रिटेल लेवल यानी खुदरा स्तर पर हम बात कर रहे हैं, होलसेल पे ही बात नहीं कर रहे हैं। WPI में, CPI में भी सॉरी, इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स। अगर आप देखना चाहें बास्केट में क्या क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ ये आप देख सकते हैं, फूड आ रहा है, पैन टोबैको आ रहा है, क्लोथिंग आ रहा है, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कौन क्या क्या बास्केट में, उसके लिए मैं बताया आपको। तो CPI इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, 3 चरण से है। पहला क्या है, CPI IW स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। बैंक्स में इंडस्ट्रियल वर्कर्स में ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरल, उसमें एग्रीकल्चर लेबर AL, रूरल लेबरल्स यानी RW, और CPI रूरल, CPI अर्बन और CPI कंबाइंड, ठीक है। इस तरह से इसको इन्होंने इंडेक्सेस को डिफरेंट प्राइसेस में बांट रखा हुआ है। डियरनेस अलाउंस फॉर वर्कमैन ऑफिसर एम्प्लॉयज इन बैंक्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ऑल इंडिया एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स बेस ईयर 1960 = 100। तो 1960 में को बेस ईयर लिया गया इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए और उसको उस टाइम 100 माना गया था। उसी हिसाब से DA कैलकुलेट होता है बैंकर्स का या वर्कमैन्स का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल मतलब क्या होता है, थोक। अब यहाँ पे बात हो रही है ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की, ठीक है। तो WPI रिफ्लेक्ट द चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। थोक स्तर पर क्या बदलाव आ रहा है प्राइसेस में, उसको WPI से मेजर करते हैं। इसमें कौन कौन से गुड्स होते हैं, इसमें वो गुड्स हैं जो कि कॉरपोरेशंस यानी कंपनीज के बीच में होलसेल के रूप में आदान प्रदान हो रहे हैं या आयात निर्यात हो रहे हैं। रिफ्लेक्ट सप्लाई एंड डिमांड इन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड दिखता है इन्फ्लेशन में, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन बड़े स्तर पर दिखता है, इंडस्ट्री लेवल, हाउस होल्ड लेवल पर नहीं। हाउस होल्ड के लिए CPI है।
इसको कौन बनाता है? द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिलीजेस द इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस, DIPP आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है? प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिलीजेस द डेटा। बेस ईयर इसका क्या है? 11-12, 2011-12 इसका बेस ईयर है। प्राइमरी आर्टिकल्स का वेट लिया जाता है 22.6, फ्यूल और पावर का लिया जाता है 13.2 और मैन्युफैक्चर का लिया जाता है 64.2, तो टोटल हो गया 100। तो प्राइमरी आर्टिकल का 22, ये इतना आपको याद नहीं करना है, ठीक है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा याद रखिएगा। फ्यूल एंड पावर किस में आता है? WPI में आएगा। फूड इंडेक्स का वेट कितना है? 24.4, ठीक है। अब नया CPI, एक CPI कंबाइंड भी एक शुरू किया गया अप्रैल 2014 से। RBI ने CPI बताया था ना, रूरल अर्बन था, अब CPI कंबाइंड भी शुरू किया है। कब से? अप्रैल 2014 से। द गवर्नमेंट इज इन प्रोसेस ऑफ माइग्रेटिंग टू द न्यू सीरीज ऑफ WPI विद बेस ईयर। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि WPI का नया सीरीज लेकर आए जिसमें बेस ईयर 17-18 रखे। अभी तो 11-12 चल रहा है ना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, IIP इज ऑल्सो रिलीज बाय NSO ऑफ मॉस्पी। मॉस्पी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये हर मंथ इसका डेटा रिलीज करते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। दे आर 3 ग्रुप्स, नेमली माइनिंग, देखिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। उससे संबंधित डेटा निकाला जा रहा है और बेस ईयर क्या है? 11-12, 2011 और 2012। अब बात करते हैं GDP डिफ्लेटर की। GDP deflator is a measure of the level of prices of all new domestically produced final goods and services in the economy. GDP deflator वो कौन मेजर है जिसमें सारे के सारे नए और जो घरेलू मतलब देश के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी कीमतों के विषय में बात करता है। GDP डिफ्लेटर जो है वो किसी फिक्स्ड बास्केट पे बात नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे CPI WPI फिक्स बास्केट है ना, इसमें फिक्स बास्केट नहीं है। इसको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से माना गया, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए बहुत सही तरीका है। GDP डिफ्लेटर इज अवेलेबल ओनली ऑन अ क्वार्टरली बेसिस अलॉन्ग विद GDP एस्टिमेट्स। हर 3 महीने पे यानी हर क्वार्टर पे GDP एस्टिमेट के साथ GDP डिफ्लेटर भी आता है, जिसमें सब WPI, जबकि WPI और CPI हर महीने आ रहा है। तो GDP प्राइस डिफ्लेटर का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100। ये ध्यान कर लीजिएगा, GDP डिफ्लेटर नॉमिनल GDP मल्टीप्लाइड बाय रियल GDP एंड मल्टीप्लाई इनटू 100, तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं होगा। नॉमिनल और रियल GDP को एक दूसरे से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो GDP प्राइस डिफ्लेटर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट, कॉमेंट ऑन इट एंड जस्ट गो थ्रू इट। थैंक यू सो मच।